अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वायरसेस को, और उसमें हम लोगों ने कुछ वायरस के टाइप्स जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं उनको भी देखा था, और उनमें से एक नाम था हमारे पास बैक्टीरियोफेज का। आज हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखना है बैक्टीरियोफेज का, और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। A layer of protein forms inner tube or core which is enclosed in sheath made of another type of protein। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें मेजर पोर्शन जो है वो प्रोटीन का होता है, यानी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके पास जो सेंट्रल रीजन होता है वो कोर होता है, और एक इसके पास शीथ होती है, यानी एक कवरिंग होती है। ऑन वन साइड इज़ कॉलर एंड शीथ इज़ ऑन दी अदर साइड। एक साइड पे कॉलर प्रेजेंट होगा और एक साइड पे शीथ प्रेजेंट होगी, और टेल फाइबर्स होंगी, यानी हम कहते हैं कि इसके लोब्स वगैरह जो होते हैं ना, या इसकी टेल्स बनी होती हैं, वो फाइबर से मिलकर बनी होती हैं और वो इसके साथ अटैच हो चुकी होती हैं। अब सबसे पहला प्रोसेस आता है एड्सॉर्प्शन का। बैक्टीरियोफेज जो है ना, वो जब किसी भी सेल के पास आएगा, सबसे पहले उसने सेल की आउटर सरफेस के ऊपर आके अटैच होना होगा। तो उसकी आउटर सरफेस पे जो अटैचमेंट है ना, उसको कहा जाता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्ब होने के बाद उसने जो रिसेप्टर साइट है ना, उसके ऊपर जाना होता है। यानी हम कहते हैं कि सेल की वो जगह जहाँ पे कोई भी बैक्टीरियोफेज आके अटैच होता है, उस साइट को कहा जाता है रिसेप्टर साइट। हम कहते हैं कि सेल की उस जगह पे रिसेप्टर्स मौजूद थे जिनके ऊपर बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद पेनिट्रेशन, यानी अटैच होने के बाद वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो है उसको ब्रेक करते हुए सेल के अंदर एंटर हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, दाखिल हो जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पेनिट्रेशन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। जब बैक्टीरियोफेज या कोई और वायरस जो है वो ऑर्गेनिज़म की बॉडी में एंटर होता है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर वो अपना डीएनए या आरएनए या प्रोटीन्स या राइबोसोम्स की जो फंक्शनिंग होती है ना, उसको कंट्रोल करवाता है और अपना डीएनए बनाता है, अपनी प्रोटीन्स बनाता है। अपना डीएनए और प्रोटीन्स बनाने के बाद वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, यानी जो डीएनए बना रहा होता है वो अपनी कॉपीज़ के लिए बना रहा होता है। अपनी उसने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, अपनी रेप्लिकेशन करनी होती है, कॉपीज़ बनानी होती हैं, और फिर वो जो न्यू बैक्टीरियोफेज बनते हैं ना, वो दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम लोग किसी भी वायरस की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं उसके अंदर दो टाइप के साइकिल्स जो है ना वो कंटिन्यू हो रहे होते हैं। एक होता है लेटिक साइकिल और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। अब देखते हैं लाइटिक साइकिल या लेटिक साइकिल में क्या होता है। बैक्टीरियोफेज विल रेप्लिकेट एंड काज बैक्टीरियल सेल टू बर्स्ट। बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन होगी यहाँ पे, यानी उसकी कॉपीज़ बनेगी, और जब बैक्टीरियोफेज की कॉपीज़ तैयार हो जाएंगी तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ते हुए बाहर आ जाएंगी, यानी बैक्टीरियल सेल जो है ना वो फट जाएगा, और फिर जो न्यू बैक्टीरियोफेज होंगे ना वो बाहर निकल आएंगे और फिर वो दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसको कहा जाता है लिटिक साइकिल। अब जो हम लोगों ने पीछे स्टेप्स पढ़े थे ना, उनको डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट, यानी ये बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर अंदर बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है और बाहर से बैक्टीरियोफेज जो है ना वो आके अटैच हो रहे हैं। अटैच होने के बाद सेकंड स्टेप में आता है एड्सॉर्प्शन हो गया और अटैचमेंट, दोनों एक ही बातें हैं। उसके बाद अटैच होने के बाद पेनिट्रेशन, यानी बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो चुका है और अपना डीएनए या आरएनए बना रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी जब डीएनए बन रहा होता है ना, तो तब उस प्रोसेस को कहा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। फेज इंड्यूस्ड प्रोटीन्स, और डीएनए बनाने के बाद वो अपनी प्रोटीन्स भी बना रहा है, उसके बाद वो रेप्लिकेट हो जाता है फोर्थ स्टेप में। रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए भी बन गया, प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज हो गई हैं और फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये हेड और कॉलर और टेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं बैक्टीरियोफेज की। इसको ये भी कहा जाता है कि असेंबली हो रही है या असेंबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं इसके स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरियोफेज के हैं ना। और लास्ट स्टेप में हमने कहा कि लाइटिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल है वो बर्स्ट कर जाता है। तो यहाँ पे ये सेल बर्स्ट कर रहा है, फट रहा है, और जो बैक्टीरियोफेज हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। आई होप जो पिछले हम लोग ने 4-5 स्टेप्स पढ़े हैं ना, वो आपको इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो रहे होंगे।
दूसरा साइकिल होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में द वायरल डीएनए विल बॉन्ड टू होस्ट सेल्स जीनोम। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल जो है वो फटता नहीं है, लेकिन सारा काम जो है उसके अंदर ही हो रहा होता है। अब जो वायरल डीएनए बनेगा ना, यानी जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हुआ, उसने अपना डीएनए वगैरह बनाया, वो डीएनए जो है ना वो लाइसोजेनिक साइकिल में फटने या सेल से रिलीज़ होने की बजाय वो होस्ट के सेल्स के साथ आके अटैच हो जाता है। समझ आ रही होगी आई होप आपको कि लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज का सेल होता है ना वो आके अटैच हो जाता है, यानी लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो है वो आके बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। पहले स्टेप में होस्ट सेल है एक और अटैचमेंट हो रही है, बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो रहा है। दूसरे स्टेप में पेनिट्रेशन हो रही है, आके पेनिट्रेट कर रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर। थर्ड स्टेप में बायोसिंथेसिस यानी डीएनए और प्रोटीन्स बना रहा है। डीएनए और प्रोटीन्स बनने के बाद उसका हेड और कॉलर बन रहा है बैक्टीरियोफेज का, और उसके बाद रिलीज़ हो रहा है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल से बाहर, और इसको हम कहते हैं कि ये लाइटिक साइकिल है। अब यहाँ पे लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को देख लेते हैं कि लाइसिस के दौरान क्या होता है। सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल है हमारे पास और वो आके इन्फेक्शन काज कर रहा है किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इन्फेक्शन काज कर रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, उसके बाद अपनी रेप्लिकेशन कर रहा है, कॉपीज़ बना रहा है, और उसके बाद बर्स्ट कर रहा है और न्यू बैक्टीरियोफेज को बाहर रिलीज़ करवा रहा है। लाइसोजेनिक साइकिल में हम कहते हैं कि लाइसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, इंटीग्रेशन होती है या प्रो वायरस बनता है, और यहाँ पे इंडक्शन हो रही है। इंडक्शन के दौरान सारे हेड और कॉलर समेत जो बैक्टीरियोफेज है वो आके बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और बैक्टीरियोफेज जो है वो आके बैक्टीरियल सेल के जीनोम के साथ या डीएनए वगैरह के साथ आके अटैच हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस कितनी टाइप्स के होते हैं और किस किस किस्म के होते हैं। Virus morphology and nucleic acid properties are most important for classifying plants, animals, and bacterial viruses. Morphology means the form and structure of living organisms or non-living things. न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना होता है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बैक्टीरिया या वायरसेस हों, पहले उनका फॉर्म और स्ट्रक्चर देखा जाता है, उनकी मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है, और उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। द जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए और डीएनए नेकेड हो सकता है, इन्वेलप्ड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया या क्लासीफाई किया गया है। रॉड शेप्ड होते हैं वायरसेस, और उनमें एग्जांपल आती है टोबैको मोज़ेक वायरस की। स्फेरिकल शेप होते हैं, उसमें एग्जांपल आती है पोलियो वायरस की। टैडपोल लाइक होते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस, जिनको अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि ये वायरसेस जो हैं ये जब किसी भी प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये डिजीज़ काज करते हैं, और उन बीमारियों को कहा जाता है वायरल डिजीज़। अब यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं, इनको देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, हर्पस सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स एंड मीजल्स और पोलियो। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स को देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स इज़ एन इन्फेक्शन काज्ड बाय दी वेरियोला वायरस, अ मेंबर ऑफ पॉक्सी वायरस फैमिली। यानी एक वायरस है वो पॉक्सी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और उसका नाम वेरियोला वायरस है। वो जब बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो स्मॉल पॉक्स का काज बनता है। डिस्क्रिप्शन वजाहत देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स इज स्ट्रिक्टली एन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्मॉल पॉक्स जो है ना इससे सिर्फ इंसान ही मुतासिर होते हैं, जानवरों में या प्लांट्स में ये नहीं होता। और स्मॉल पॉक्स के दौरान ऐसा होता है कि जिस्म के ऊपर ना दाने बन जाते हैं और इन दानों के अंदर पस होती है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख लें आप लोग। स्मॉल पॉक्स इज़ अ वेरी डेडली डिजीज़ काज्ड बाय वायरस कॉल्ड वेरियोला वायरस। उसके बाद वेरियोला वायरस की वजह से बनती है। स्मॉल पॉक्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द पस फिल्ड ब्लिस्टर्स और पॉक्स, यानी वो जो दाने बने हुए होते हैं ना उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। डेट फॉर्म ड्यूरिंग द इलनेस, जो बीमारी के दौरान बनते हैं और उनको स्मॉल पॉक्स का नाम दिया जाता है। और स्मॉल पॉक्स में जो वायरस होता है ना, जो वेरियोला वायरस है, वो उसके पास डीएनए होता है और वो इन्वेलप्ड वायरस होता है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जैसे डायग्राम में देखे हुए हैं ना, ऐसे ही दाने बने हुए होते हैं स्मॉल पॉक्स के दौरान। अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ काज्ड बाय द ऑर्थोपॉक्स वायरस वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज़, यानी सदियाँ बीत गई हैं लेकिन अभी तक ये बीमारी जो है ना ये चल रही है, और हम कहते हैं कि बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस बीमारी की। डिजीज़ अटैक्स द ब्लड वेजल्स विद इन द स्किन
दैन कॉम्प्रोमाइज़ इम्यून सिस्टम। अब ये बीमारी जो इस बीमारी में ना वायरस जो है ना वो ब्लड वेजल्स के ऊपर अटैक करता है, यानी इंसान की ब्लड वेजल्स के ऊपर अटैक करता है और फिर वो इम्यून सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद herpes सिम्प्लेक्स वायरस को देखते हैं, HSV से भी डिनोट किया जाता है इसको। और रिकरिंग वायरल STD डेट प्रोड्यूसेस पेनफुल जेनिटल लेयंस, इसमें भी लेयंस बन जाती हैं, यानी पस वाला सीन ही होता है यहाँ पे। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म herpes सिम्प्लेक्स वायरस, ये वायरस का नेम है। 2 स्ट्रेन्स ऑफ द herpes सिम्प्लेक्स एग्जिस्ट, यानी 2 टाइप्स हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करती हैं। एक जो है वो 5 से 10% तक एग्जिस्ट करती है, जिसमें 5 से 10% तक चांसेस होते हैं लेयंस बनने के। गाज इज़ ओरल लेबियल लेयंस एंड रिजल्ट्स इन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है ना ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है और ये फेस वाले रीजन पे बनती हैं ज़्यादा। टाइप 2 में हम कहते हैं कि 90 से 95% जो है ना वो जेनिटल herpes लेयंस बन जाती हैं और इसमें भी गैंग्लिया जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। और जो इसके पास वायरस होता है ना इनका वायरस होता है वो DNA होता है। हम कहते हैं कि ये ओरल रीजन की हमने बात की ना, तो ये ऐसे करके फेस के ऊपर बने हुए होते हैं, यानी ये होंठों के पास बन जाते हैं या फेस के किसी भी पोर्शन के ऊपर बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन करते हैं इन्फ्लुएंज़ा को। इन्फ्लुएंज़ा में हम कहते हैं कि RNA वायरस होता है और वो इन्वेलप्ड RNA वायरस होता है। और ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस में हमारे पास कफ कोल्ड वगैरह आ जाता है और ये पूरी दुनिया में तकरीबन मसला है, ये नहीं हम कह सकते कि ये पाकिस्तान में है। तो एक हम कहते हैं एपिडेमिक या वबा की सूरत में ये पेश होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मौसम चेंज हुआ है तो ज़ुकाम खांसी वगैरह का असर हो जाता है, तो ये होता है इन्फ्लुएंज़ा। और इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है ना उसकी शेप कुछ यूँ करके होती है। उसके बाद मम्स एंड मीज़ल्स, ये हम लोग कहते हैं कि गिलहड़ बन गए हैं। These viruses belong to paramyxovirus. They are large enveloped RNA virus. It is contagious and common disease. यानी कि ये किसी हद तक का नुकसान भी पहुंचाती है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो, लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर फ़ायदा हो सकता है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये कॉमन डिज़ीज़ है सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। उसके बाद पोलियो को डिफ़ाइन किया जाता है कि पोलियो की वैक्सीनेशन भी करवाई जाती है। फिर ये पोलियो माइलिटस काज्ड बाय पोलियो वायरस इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में तकरीबन ये मसला है। इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, ये बचपन जब होता है ना बच्चों का उस दौरान होता है इसका असर। दी पोलियो वायरस आर दी स्मॉलर नॉन वायरस, स्मॉलर साइज़ के होते हैं और इनके पास RNA होता है और स्फेरिकल कैप्सिड होता है इनके पास, यानी कैप्सिड हम कहते हैं प्रोटीन कोट होता है इनके वायरस के पास। पोलियो से अगर बचना हो तो फिर पोलियो के ट्रीटमेंट के तौर पे इसकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको वैक्सीनेशन के ड्रॉप्स कतरे वगैरह पिलाए जाते हैं या कुछ को इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है। ये सारा सीन होता है वैक्सीनेशन के दौरान। और फिर वैक्सीनेशन के थ्रू बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है स्मॉल पॉक्स के वायरस के ख़िलाफ़, तो फिर वो प्रोटेक्ट रहते हैं इस डिज़ीज़ से। आई होप आज के लेक्चर में जितनी हम लोगों ने वायरल डिजीज़ को डिस्कस किया है उनकी आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।